नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में आप सभी का स्वागत है। खबर गरम है में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए एक अहम समझौते को लेकर के। यमुना जल परियोजना को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच बड़ा समझौता हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान पहुंचाया जाएगा। इससे पेयजल आपूर्ति को मजबूती मिलेगी। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि समझौते के तहत यमुना का पानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा, जहां इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति के लिए होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे दोनों राज्यों के सहयोग का प्रतीक बताया, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे दशकों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में बड़ा कदम कहा। यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। इसके लिए क्योंकि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, बाहर ना जाए, इसको लेकर के आज जो MOU साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक जाने के लिए सन 1994 में ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों के मध्य यमुना के जल के बंटवारे पर समझौता हुआ था। 32 साल तक भी अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हो पाया था, जिसके अंतर्गत राजस्थान को प्रति वर्ष 1119 BCM जल आवंटित किया गया, किंतु कैनाल के अभाव से राजस्थान अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया था। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर निरंतर संवाद और प्रयास किए गए। 17 फरवरी 2024 को हरियाणा एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल हस्तांतरण हेतु संयुक्त DPR तैयार करने का निर्णय लिया गया। विस्तृत DPR CWC स्क्रूटिनी कर रही है। 23 जून 2026 को आयोजित बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर दोनों राज्यों के साथ सहमति बनी। आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री के अध्यक्षता में इस MOU के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। क्या है यमुना जल समझौता? राजस्थान को यमुना नदी के पानी में हिस्सा साल 1994 में मिला था। 12 मई 1994 को केंद्र सरकार की पहल के बाद बंटवारे का समझौता हुआ। यमुना बेसिन के राज्यों के बीच जल बंटवारे का समझौता हुआ था। समझौते के तहत राजस्थान को 10.4% हिस्सा दिया गया। यमुना नदी के उपलब्ध जल में से 10.4% हिस्सा दिया गया। हर साल करीब 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलने का अधिकार। पानी का अधिकार मिलने के बावजूद आधारभूत ढांचा तैयार नहीं हो सका। करीब 30 सालों तक राजस्थान अपने हिस्से के पानी का उपयोग नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों तक पानी पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है और हरियाणा इस परियोजना में पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों राज्यों के बेहतर तालमेल और जनहित की सोच का परिणाम है। यमुना जल पर सरकार का क्या है प्लान? हरियाणा से राजस्थान तक पाइपलाइन से आएगा पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन व्यवस्था विकसित की जाएगी। तकनीकी, वित्तीय और क्रियान्वयन से जुड़े बिंदुओं पर सहमति बनाई। सरकार की परियोजना के तहत शेखावटी क्षेत्रों को अधिक लाभ की उम्मीद। इसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले प्रमुख रूप से शामिल। इन जिलों में वर्षों से भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। कई इलाकों में फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या भी गंभीर। यमुना का पानी मिलने से पेयजल संकट कम होने की उम्मीद जताई जाती है।
पाइपलाइन से पानी लाने पर वाष्पीकरण रिसाव से होने वाली हानि कम होगी। जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता भी सीमित रहेगी। पानी को सीधे पेयजल आपूर्ति प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये दशकों पुरानी मांग थी और इस समझौते से राजस्थान के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इसे दोनों राज्यों के बीच सहयोग और विश्वास का नया अध्याय बताया। यमुना जल समझौता क्यों है खास? राजस्थान के क्षेत्रीय विकास के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। सीएम भजन लाल शर्मा के कार्यकाल की सबसे महत्वाकांक्षी कामयाबी सरकार बड़े जनहित चुनावी असर वाले फैसले के रूप में प्रस्तुत कर रही। बीजेपी की शेखावटी अंचल को पंचायत चुनाव से पहले अपने पक्ष में कोशिश। राज्य सरकार ने पहले ही बजट में इसके लिए वित्तीय प्रावधान कर दिए। सरकार द्वारा इसी साल भूमि अधिग्रहण टेंडर की प्रक्रिया तेज की जाएगी। पूरी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 33,779 करोड़ रुपए, करीब 3,900 करोड़ रुपए सिर्फ जमीन अधिग्रहण पर खर्च होने की संभावना। पाइपलाइन का करीब 95% हिस्सा हरियाणा क्षेत्र से गुजरने की संभावना। भूमि उपलब्धता, अंतर्राज्यीय समन्वय, क्रियान्वयन सरकार की अगली परीक्षा। यमुना जल प्रोजेक्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट। अगर प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो विपक्ष के पास घेरने का मौका मिल सकता है। 1994 में हुए समझौते के तहत राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल मिलेगा। सरकार की तरफ से इस परियोजना में आधुनिक हाइब्रिड मोड अपनाया जाएगा। हथनीकुंड बैराज राजगढ़ के बीच 110 मीटर का अंतर होने से पानी प्राकृतिक ढलान से पहुंचेगा। अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशन बनेंगे जिससे कम जल प्रवाह की स्थिति में पानी निर्बाध पहुंचाया जा सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यमुना जल परियोजना पर हुआ ये समझौता सिर्फ दो राज्यों के बीच सहयोग का उदाहरण नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए बेहतर पेयजल व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हांसी का चयनित गांव इन दिनों ग्रामीणों और प्रशासन के बीच टकराव का केंद्र बना हुआ है। पिछले 45 दिनों से पानी की किल्लत को लेकर आंदोलन जारी है। ग्रामीण शहरी पाइपलाइन से टी कनेक्शन देने की मांग कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार वैकल्पिक रास्ते से पानी देने की बात कर रही है। कई दौर की बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से भी बातचीत ग्रामीणों की हुई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। हांसी के चानौद गांव में शहरी पाइपलाइन से पेयजल कनेक्शन की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब बड़े टकराव में बदल चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक शहर को जाने वाली टी पाइपलाइन से पानी नहीं मिलेगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। धरना अब 45वें दिन में पहुंच चुका है। गांव के लोग सड़क पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच संवाद की खाई और गहरी होती जा रही है। इस बीच ये आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष ने मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने गांव पहुंचकर समर्थन दिया। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी चानौद गांव पहुंचे, ग्रामीणों को समर्थन दिया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी ग्रामीणों की मांग को जायज बताया है। तो पानी गाँव वालों को मिलना चाहिए, हंसी को मिलना चाहिए। वो मिलके गए मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, समाधान निकाल लिया गया तुरंत जो उनको वाटर सप्लाई जो है पूरी रुचि जो उनकी हक बनता है गाँव वालों को मिलना चाहिए और हांसी को हांसी का मिलना चाहिए। यहाँ चैनत में भी ये किसानों को पानी के नाम के ऊपर परेशान कर रहे हैं। ये वहां पे भी इसी तरह से लाठीचार्ज भी करना चाहेंगे और मेरी ख्याल गोलियां चला करके 2, 4, 5 को शहादत देने पे मजबूर करेंगे, फिर जाकर के मानेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि आप समय रहते वहां पे टी दोबारा लगाएं, उनको पानी दें। अगर उनको मजबूर किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों लोग उनके साथ जाकर के बैठेंगे और जब तक टी नहीं लगेगी तब तक वहां से हिलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। वहीं सरकार का कहना है कि शहरी पाइपलाइन से पानी देना नियमों के खिलाफ है, लेकिन समाधान पर काम चल रहा है। मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि धरना कमेटी और मुख्यमंत्री के साथ बैठक सकारात्मक रही है
और अलग पाइपलाइन बिछाकर गांव को स्थायी स्वच्छ पानी देने की योजना पर काम हो रहा है। कि किसी के बहकाने के अंदर ना आए, पानी आपको पूरा मिलेगा, उसी भाखड़ा नहर से मिलेगा। और उनको ये भी बता दिया कि हांसी से पानी आने से पहले चन्नत गांव को अलग से लाइन बिछा करके पानी देने का काम करेंगे। लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी वही है, धरना जारी है और ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं। ग्रामीणों का दावा है कि कई राज्यों और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शहरी पाइपलाइन से गांवों को पानी दिया जा रहा है, तो फिर चानौद को ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? यही सवाल अब आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। क्या चानौद गांव को शहरी पाइपलाइन से ही पानी मिलेगा या फिर यह आंदोलन और लंबा खिंचेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और लाल किले पर हुए ब्लास्ट मामले में अब जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं। एजेंसी का यह दावा है कि इस पूरे नेटवर्क का तार फरीदाबाद, कश्मीर और एक यूनिवर्सिटी तक जुड़ा हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि इस साजिश में हथियारों और विस्फोटक सामग्री की सप्लाई अलग अलग माध्यमों से की जा रही थी। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी और अब केस में आरोपियों की संख्या बढ़कर के 13 हो गई। देश भर में फैला नेटवर्क उजागर, एनआईए की जांच, आतंकियों पर आंच, 3 के नाम और बाहर, परतें खुली, 13 तक पहुंची जांच, कितने और बाकी। लाल किला कार बम ब्लास्ट, एनआईए का वार। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार फरीदाबाद में बम बनाने की गतिविधियां चल रही थी। एजेंसी का दावा है कि कुछ संदिग्ध लोग जहां विस्फोटक तैयार कर रहे थे और उनका परीक्षण भी किया जा रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है, जहां कथित तौर पर आतंकी गठजोड़ से जुड़ी गतिविधियों का भंडाफोड़ हुआ है। जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही बम बनाने और उसके टेस्टिंग से जुड़ी गतिविधियां की जा रही थी। हालांकि ये सभी आरोप जांच के स्तर पर हैं और अदालत में साबित होना बाकी है। लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से आतंक का मॉड्यूल चला, जहां पर बम बनाए जा रहे थे। यूनिवर्सिटी के अंदर ही बम बनाकर उनका परीक्षण किया जाता था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी गठजोड़ का ये भंडाफोड़ हुआ है। मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से एक है, ये बात एनआईए की तरफ से कही गई। इसके अलावा पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ फिलहाल फरार है, जिसके आतंकवादी संगठन से संबंध होने के आरोप हैं। ये विस्फोटकों के निर्माण और परीक्षण में भी शामिल था। ये हथियार और सामग्री कश्मीर से आ रहे थे, इस बात का खुलासा एनआईए ने किया है। एनआईए ने बताया कि कश्मीर से बम बनाने के पदार्थ और हथियार सप्लाई होते थे। आपको बता दें कि रेड फोर्ट कार बम ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 3 और आरोपी नामजद किए गए हैं। नई चार्जशीट के साथ आरोपियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसमें जमीर अहमद, आहंगर, तुफैल अहमद भट्ट, मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज फरार बताए जा रहे हैं। जमीर अहमद, आहंगर पर हथियार और नकदी पहुंचाने के गंभीर आरोप चार्जशीट में लगाए गए हैं। आतंकी नेटवर्क को लॉजिस्टिक सपोर्ट जमीर अहमद आहंगर देता था। संगठन के लिए फंडिंग और हथियार जुटाने में भी उसकी सक्रिय भूमिका थी। इस मॉड्यूल का अहम हिस्सा था और साजिश में शामिल था, और वो भी हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ था। फिलहाल भट्ट फरार बताया जा रहा है। इसके साथ ही एनआईए ने यह भी दावा किया है कि कश्मीर से विस्फोटक सामग्री और हथियार की सप्लाई की जा रही थी। इस सप्लाई चेन को एक संगठित नेटवर्क की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि गतिविधियों को छुपाकर आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें एनआईए ने नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 3 और आरोपियों को नामजद किया है। इनमें से कई आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। एनआईए के अनुसार मुजफ्फर अहमद आहंगर इस साजिश के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से एक है। एजेंसी का कहना है कि वो पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ है, लेकिन कथित तौर पर वो विस्फोटक बनाने और उनके परीक्षण करने के साथ ही योजना में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा।
जबकि जमीर अहमद आहंगर पर आरोप है कि वो हथियार और नकदी की सप्लाई में मदद करता था, जिससे इस पूरे नेटवर्क को आर्थिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता था। हालांकि एजेंसी का कहना है कि जांच अभी चल रही है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस केस को सुरक्षा एजेंसियां देश की सबसे गंभीर आतंकी साजिशों में से एक मानकर जांच कर रही हैं। कुल मिलाकर लाल किला बम ब्लास्ट केस में इन नए खुलासों ने पूरे नेटवर्क की गहराई को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक फैले इस कथित मॉड्यूल को लेकर जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। आगे इस मामले में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन गई है और इस बार एनआईए ने जो लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 3 अन्य लोगों के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं और अब जो आतंकी इस मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग थे उनकी संख्या बढ़कर 13 पर जा पहुंची है। असल में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जिसके बाद एक खुलासे होते चले गए थे। चार्जशीट में बताया गया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर विस्फोटक जो सामग्री है वो जम्मू कश्मीर से आती थी और उसके बाद यहाँ पर जो है बम असेंबल किए जाते थे और परीक्षण भी किया जाता था। इतना ही नहीं, जो हथियारों की सप्लाई है वो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर से होती थी और ये 3 लोग हैं, जो इनमें एक मुजफ्फर नाम का जो आतंकी है उसके जो रिलेशन है वो एक अलकायदा नामक जो आतंकी संगठन है उससे भी बताए गए हैं और अभी भी वो फरार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 नाम इसमें और शामिल किए गए हैं और इस जो यहाँ पर बम बनाया गया था वो लाल किले पर जाकर जब ब्लास्ट किया तो 11 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई थी और उसके बाद तमाम जो एजेंसियां हैं वो हरकत में आई और कई गिरफ्तारियां इसमें हुई। फरीदाबाद से भी कई गिरफ्तारियां हुई और तमाम जो व्हाइट कॉलर जो मॉड्यूल था वो यहाँ पर खुलता चला गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला ये सामने आया था और लगातार इसमें अभी भी जांच जारी है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र। हरियाणा में ठगी के 2 अलग अलग मामलों ने लोगों को चौंका दिया है। एक तरफ कुरुक्षेत्र में खुद को राहुल गांधी का सचिव बताकर 2 कांग्रेस नेताओं से 10 लाख रुपए ठग लिए गए, तो दूसरी तरफ पंचकुला में शेयर मार्केट और क्रिप्टो में मुनाफे का झांसा दिया लाखों की ठगी का मामला यहां से भी सामने आया। कुरुक्षेत्र में 2 कांग्रेस नेताओं को बड़े पद और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का झांसा देकर 10 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपी ने खुद को राहुल गांधी का सचिव बताकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया और चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का हवाला दिया। पीड़ित नेताओं को पहले सेक्टर 35 के एक होटल में बुलाया गया, जहां दीपक नाम के व्यक्ति को 10 लाख रुपए सौंपे गए। बाद में पता चला कि ऐसा कोई कार्यक्रम था ही नहीं। जांच के बाद सामने आया कि मास्टरमाइंड पहले से जेल में बंद है, जबकि पैसे लेने वाला आरोपी अभी फरार है। पुलिस अब उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। वहीं पंचकुला में शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर करीब 4,54,000 रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया है। पीड़ित को ऑनलाइन ट्रेडिंग और क्रिप्टो में पैसे लगाने पर जल्दी रिटर्न का लालच दिया गया। इस संबंध में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनको किसी मीटिंग में कोई पद का लालच देके उनके पास फोन किया गया कि आप ऐसा ऐसा अरेंजमेंट कर दो और आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इससे उनको लालच दिया गया, जिस संबंध में इतने शॉर्ट टाइम में वो समझ नहीं पाए उस चीज़ को क्या है कि कोई न कोई प्रोग्राम होगा। तो उन्होंने उनकी बात में आके और उनको कैश 10 लाख रुपए दे दिए। तो कहाँ दिए, क्या बताया? ये पैसे यहाँ से पहले कुरुक्षेत्र की ही बात हुई थी, तो बाद में उन्होंने जैसे ही तैयारी की अचानक उन्होंने यहाँ से प्रोग्राम बदल के चंडीगढ़ का कर दिया और चंडीगढ़ बुला लिया। तो यहाँ से वो गए, मूव किया और उन्होंने कैश 10 लाख रुपए दे दिया। 2 लोगों से हाँ, 2 से बात हुई थी, तो उनमें से एक ने जाके, भाई एक जा नहीं पाया, एक ने दोनों से इकट्ठे करके और वहाँ उनको कैश दे दी। तो क्या राहुल गांधी का इसमें कनिष्क है, श्री राहुल गांधी जी का पीए, उनका नाम लेकर उनको कॉल की और उन्होंने उनको कोई लालच दे के ठग लिया।
कुल मिलाकर दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है और इसी बीच साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कहते हैं दोस्त वो होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन पानीपत में दोस्ती का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर दिया। आरोप है कि 16 साल की एक नाबालिग को उसकी ही सहेलियों ने कोचिंग जाने का झांसा देकर के घर से बुलाया, फिर जबरन सुनसान फैक्ट्री में ले गई जहां पहले से मौजूद एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अपने ही धोखा दे दें तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए। दोस्ती का छल, भरोसे का कत्ल, कोचिंग का बहाना, फैक्ट्री में नहीं जाना, सहेलियों की साजिश में फंसी नाबालिग, आरोपियों पर पोक्सो के तहत केस दर्ज। दोस्ती के नाम पर जो रिश्ता सबसे पाक माना जाता है, जब वही भरोसा छल में बदल जाए तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। जिस हाथ को थामकर सफर तय करने का यकीन था, उसी हाथ ने अंधेरों की ओर धकेल दिया। पानीपत में एक नाबालिग के साथ हुई कथित साजिश और दुष्कर्म की एक कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि भरोसे के टूटने की ऐसी दास्तान जो रिश्तों पर कई सवाल छोड़ जाती है। पुलिस शिकायत के मुताबिक नाबालिग की पहचान हो चुकी है और वारदात वाले दिन उसे कोचिंग चलने के बहाने घर से बाहर बुलाया गया। बाहर पहुंचते ही उसकी दोस्त और 2 अन्य लड़कियां पहले से गाड़ी में मौजूद थी। आरोप है कि सभी ने मिलकर पीड़िता को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते भर वो पूछती रही उसे कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद गाड़ी एक सुनसान फैक्ट्री में जाकर रुकी। आरोप है कि वहां लड़कियों ने पीड़िता को जबरन अंदर ले जाकर पकड़ लिया। इस दौरान गाड़ी चला रहा युवक उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति से भी मदद मांगी, लेकिन उससे भी कोई मदद नहीं की। इसके बाद आरोपी युवक ने कथित तौर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। हम चले गए, कोचिंग वाले रास्ते से जा रहे थे, वो मेरे को लगा कोचिंग जा रहे हैं। फिर वहाँ पे ना एक फैक्ट्री पड़ती है, वहीं रोका उन्होंने। फिर ना मेरे को ना बोला कि 2 मिनट बैठ तू गाड़ी में, हम आ रहे हैं। वो तीनों अंदर चले गए। फिर बाद में कि तानी तू भी अंदर आ जा, क्या मैंने बोला कि मैं नहीं जानने वाली। फिर उन्होंने बोला कि चल लेता नहीं, 2 मिनट में आ जाएंगे। जबरदस्ती मेरे को अंदर ले गए। वहीं पे ना एक अंकल मिले, मैंने अंकल से बोला कि बचाओ बचाओ बचाओ। फिर अंकल सीधा चले गए। हाँ, फिर वो ना कमरे में ले गए मेरे को। शानी और ने मेरे दोनों हाथ पकड़े, कपड़े कपड़े उतारे। मैं चिल्लाने लगी, मेरे मुंह में रुमाल भरा और मेरे साथ रेप हुआ। फिर मेरे को ना फिर जब हो गया ये सब, फिर कपड़े कपड़े पहना के मेरे को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा के फिर उधर ना वही रास्ते में मेरे को गाड़ी से निकाल दिया। तो ये गलत काम होया, बस जबरदस्ती ले गए मेरी बेटी को। अरे इतनी नाजुक थी मेरी बेटी, इतनी वो कर मेरी बेटी के साथ। मेरा हिसाब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कौन कौन ले गए? नहीं, छोरा वो एक छोटा सा छोरा था, एक लड़की थी। और फिर रेप किसने किया? रोहित ने। कहाँ ले जाते थे? वही फैक्ट्री में। बंद पड़ी है वो फैक्ट्री? बंद पड़ी है, गार्ड बिठा रखे है। वो गार्ड भी वहीं था? हाँ, गार्ड वो कौन नहीं था, दूसरा था गार्ड। गार्ड थे मतलब वहाँ? हाँ। जिसने उसने बचाया है? हाँ, नहीं बचाया। फिर आपको कैसे पता लगा? हमारे को पता लग गया, निशान देख के हमने, मुझे क्या होया। वो उस लड़की के घर ले गए। मैं कही तू क्या करके आई मेरी छोरी के साथ? आगे आंटी हम पता को नहीं क्या होया क्या नहीं होया, अकेली गई थी। अकेली तो कहीं को नहीं, मैं तेरे साथ भेजा था, क्यों नहीं ये कर निशान क्यों है, कैसे है निशान? को नहीं बताया भी, को नहीं, कसम खा गई वो तो झूठी। सुना आपने, दोस्ती का नाम था, भरोसे का पैगाम था, पर यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक छुपा इल्जाम था। जिन्हें अपना समझा वही राह बदलते चले गए और विश्वास की डोर को बीच सफर में तोड़ते चले गए। पानीपत में एक नाबालिग के साथ हुई कथित वारदात सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि इंसानियत और रिश्तों को झकझोर कर देने वाली कहानी है। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि इस वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। डर और सदमे के बीच जब पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई तो तब मामला
पुलिस तक पहुंचा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक और वारदात में शामिल बताई गई लड़कियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ऐसे में देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि रिश्तों में भरोसे के टूटने की एक दर्दनाक कहानी भी है। जिन सहेलियों के साथ पीड़िता ने विश्वास का रिश्ता बनाया उन्हीं पर उसे जाल में फंसाने का आरोप है। अब पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। दोस्ती, विश्वास और अपनापन ये ऐसे रिश्ते हैं जिन पर इंसान बिना किसी डर के भरोसा करता है। लेकिन पानीपत की ये घटना बताती है कि जब भरोसे की डोर ही टूट जाए तो उसका दर्द किसी भी अपराध से कम नहीं होता। हालांकि अब इस मामले में पुलिस जांच जारी है और पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। और चलिए खबर के में बस इतना ही। नमस्कार।